नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अपनी स्पेसिफिक ल्यूसेंट सीरीज़ में, जिसमें हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर रहे हैं, आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष या उदय। ठीक है, कैसे आपका मगध साम्राज्य बनता है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम ल्यूसेंट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि अगर हम पूरा पाषाण काल से चलते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि स्थायित्व नहीं था। सबसे पहले आखेट होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे इंसान डेवलपमेंट करता है और कृषि करना शुरू करता है। ठीक है, कृषि से फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है आपकी नगरीय सभ्यता, जो कि आप सिंधु सभ्यता की बात करते हैं जिसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी वैदिक सभ्यता की बात चलती है, जिसमें ग्राम, कुल, इन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये पशु चारागाह पे निर्भर थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब जब और ज़्यादा स्थायित्व आ जाता है जीवन में और ज़्यादा कृषि होने लगती है, एक जगह रहने लगते हैं लोग बाग, तो कृषि के लिए फिर वो अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाने लगते हैं। और जब वो क्षेत्रों को बढ़ाते हैं तो वहाँ से आपके जनपद और महाजनपद बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपके पास महाजनपद आ गए, जिसमें से हम 16 महाजनपद जो थे आपके में, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। विद राजधानी कैसे वो बने, क्या हुआ, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। अब क्या होगा कि देखिए, पहले सबसे पहले वन है, वन से फिर कृषि हुई, एक छोटा एरिया कवर हुआ। कृषि के बाद फिर नगरीय सभ्यता आई, एक नगर कवर होने लगा, फिर आपके ग्राम आ गए, फिर कृषि का एक बड़ा एरिया कवर होने लगा, जनपद आते हैं और वहाँ से आपके महाजनपद आते हैं। फिर जो इनके शासक थे महाजनपदों के, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, महाजनपदों में भी बाकी जनपदों को मिलाने लगते हैं और यहाँ से एक साम्राज्य की स्थापना होनी शुरू होती है। तो मगध की हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि महाजनपदों की बात करें तो मगध उसमें बहुत शक्तिशाली एक महाजनपद था। ठीक है, और ये अपने क्षेत्र को बढ़ाता है तो उससे एक पूरा मगध साम्राज्य हमारा स्थापित होने लगता है। तो अब अगर आप मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करेंगे तो ये माना जाता है कि जो वृहदत्त था, अच्छा वृहदत्त जो वंश है, बेसिकली आपसे जब पूछा जाएगा ये, तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा वंश है और उसका जो संस्थापक है वो कौन है। ठीक है, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। हसीन माशुकास ये आपके वंश हैं और विषम चपुवासी ये आपके संस्थापक हैं। ठीक है, तो अच्छा बेसिकली माना क्या जाता है, जो वृहदत्त वंश है इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन मगध का अगर प्राचीन इतिहास की आप बात करेंगे तो महाभारत और पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, महाभारत में आपने नाम सुना होगा जरासंध का। तो बृहदत्त जो है वो जरासंध के पिता होते हैं। ठीक है, तो जरासंध की भी वो कथा है कि जरा नाम की राक्षसी थी, उसने मतलब इसकी संधि की थी। पहले ये 2 भागों में ही पैदा हुए थे, इसकी संधि की तो वहाँ से उसका नाम जरासंध पड़ गया था और बाद में भीम के हाथों ये पराजित होकर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका वृहदत्त वंश था। ये माना जाता है कि अगर इस प्राचीन राजवंश की संस्थापक की बात करें तो वृहदत्त वंश है, तो वृहदत्त इसके संस्थापक हो गए। और अगर हम ये बात करें कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक का नाम था रिपुंजय। ठीक है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा आपका कुछ पूछा नहीं जाता, जो आगे वंश आते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, देखिए हर्यक वंश, बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग, नंद वंश, महापद्मनंद, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश, पुष्यमित्र सून, कण्व वंश, वासुदेव कर्ण, सतवाहन वंश, सिमुक। तो ऐसा माना जाता है कि जब मगध साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, वो शुरू जो होता है वो हर्यक वंश के जो बिंबिसार था इसके नाम समय में शुरू होता है। और ये अगर इसके हम जो ये अपने क्षेत्र को बढ़ाना शुरू करता है तो ये किस तरीके से बढ़ाता है, ये अपना जैसे इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, उसको अंग देश का राजा बना देता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि अलग अलग जनपदों की जो राजकुमारियाँ थीं उनसे विवाह करके अपने क्षेत्र को बढ़ाता है। फिर ये मानते हैं कि इस तरीके से जो क्षेत्र बढ़ना शुरू हुआ था, तो वो मौर्य साम्राज्य में अशोक तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई और अशोक तक ये होता है कि ये काफ़ी विस्तार होता है। ठीक है, अब हम
ल्यूसेंट के माध्यम से इसको आगे बढ़ेंगे। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो अगर मगध के देखिए सबसे प्राचीन वंश की बात करेंगे तो इसका संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी जो थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी, जो हम शुरू से समझते हुए आए हैं कि मगध की जो राजधानी है वो गिरिव्रज या राजगृह है, आगे जाके वो पाटलिपुत्र हो जाएगी। ठीक है, जरासंध जो था वो बृहदत्त का पुत्र था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और जरासंध का आपको जो उल्लेख मिलता है वो आपको कहाँ मिलेगा, महाभारत में। अब हर्यक वंश की बात कर लेते हैं। संस्थापक मैं आपको सबके एक बार बता चुकी हूँ, उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस करने में या फैक्चुअल क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठे थे, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार है। और ये पूछा जाता है कि बुद्ध का समकालीन शासक कौन था, तो वो बिंबिसार था। ठीक है, ठीक है। और अब समकालीन की हम बात करें तो देखिए, अगर हम महात्मा बुद्ध के जीवन काल की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म होता है। ठीक है, और उनकी मृत्यु होती है आपकी 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ईस्वी पूर्व की बात जब मैंने आपको बताई तो मैंने बताया था इसमें हम पीछे आते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे तो 563 से हम पीछे आ रहे हैं 483 के लिए, यानी जब ये 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ रहा है उस टाइम पर बुद्ध हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, और यहाँ का राजा इसने किसने बना दिया था, अपने बेटे अजातशत्रु को। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने क्या किया था, राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय बिंबिसार ने क्या किया था, जीवक जो थे उनके राजवैद्य, उनको उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेज दिया था। अच्छा, पांडु क्या होता है, पांडु का मीनिंग होता है हल्का पीला रंग, तो उसको पीलिया भी कह सकते हो, उसको एनीमिया भी कहा जाता है, जिसमें आपकी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और पीलिया जिसमें आपकी बॉडी पीली पड़ जाती है, तो बेसिकली पांडु रोग उससे संबंधित है। ठीक है, भूख न लगना, खून की कमी, ये सारी चीज़ें। तो बिंबिसार ने क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, ठीक है, उससे वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, और मध्य देश यानी कि जो आधुनिक पंजाब है, इसकी राजकुमारी शेमा से शादी की इसने। ठीक है, साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने शादियां कर ली थी। उसके बाद बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम क्या था, कुणिक। उपनाम बहुत पूछे जाते हैं। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक राज्य किया, 32 वर्षों तक। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक किया था, 52 वर्षों तक। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री था, उसका नाम था वर्षकार। ठीक है, पूछा गया है ये। इसी की सहायता से इसने, अजातशत्रु ने क्या किया था, वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व में इसने अपने पिता की हत्या कर अब कौन बैठ गया, उदयन। ठीक है, तो आप यहाँ कंटिन्यूसली क्या देख रहे हैं, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। और हर्यक वंश से संबंधित एक क्वेश्चन ये आता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो वो बात हम हर्यक वंश की करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हर्यक वंश होता है। उदयन ने क्या किया था, पाटिल ग्राम की स्थापना की, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु भी प्रारंभ में जैन धर्म का ही अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य का मतलब होता है मंत्री, इसने शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। यानी कि हमने पढ़ा था भी हसीन मासुकास, तो हसीन हर्यक, फिर सी से शिशुनाग आ गया था। तो शिशुनाग कौन था, ये नागदशक जो था अंतिम राजा, उसका मंत्री था। इसने क्या करा, नागदशक को हटा दिया और अगले नेक्स्ट वंश की स्थापना ये यहाँ पे कर देता है। अब राजधानी फिर पाटलिपुत्र से हटाकर ये क्या करता है, वैशाली में स्थापित कर लेता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कौन स्थान कहाँ से राजधानी हटाकर कहाँ पर ले गया है। ठीक है, ये फैक्ट सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी हो गया कालाशोक। ठीक है, और देखिए कालाशोक जब आपने पढ़ा है, क्योंकि आप बुद्ध पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि कालाशोक के समय में सेकंड जो बुद्ध संगीति थी वो हुई थी। ठीक है, अका अक हमने पढ़ा था, रवा पकाकर, रवा यानी कि राजगृह, वहाँ से वैशाली में
हुई थी ये संगीति, और महान काम किया था, तो काम से आपको सभाकामी, वो इसके अध्यक्ष थे। ये तीनों चीज़ें आपको याद आना चाहिए जैसे ही काला अशोक का नाम आता है। अब बात कर लेते हैं आगे। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें कि पहला कौन सा था और कम से कम आखिरी कौन सा था। ठीक है, चलिए अब नंद वंश की बात कर लेते हैं। इसका संस्थापक महान पद्मनंद, ठीक है, हसीन नंद वंश, मासूकास, ठीक है, महापद्मनंद, और इसका अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। ठीक है, अच्छा इसमें कई बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि घनानंद को इसका संस्थापक बता देते हैं, जबकि वो आखिरी राजा था। अब नंद वंश जो था ये देखिए ये किस किस के समकालीन था। एक तो ये सिकंदर के और चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो सिकंदर के समकालीन भी कौन हुआ? घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि ये घनानंद, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन हैं। ठीक है, किसी का भी आपको पूछा जा सकता है। तो अब क्या होता है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसको युद्ध में पराजित कर देते हैं और यहाँ से आपका नया मौर्य वंश स्थापित हो गया। ठीक है, बृहदत्त के बाद आपका हिर्यक वंश आता है। हिर्यक वंश के बाद आपका शेषुनाग वंश आता है। क्यों? नाग दशक को शेषुनाग हरा देता है। उसके बाद नंदवंश आता है आपका। नंदवंश के बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हराकर और फिर वहाँ पर आपकी मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। अब सिकंदर क्योंकि इनका समकालीन था तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान सिकंदर, तो सिकंदर का देखिए जन्म होता है 356 ईस्वी पूर्व। इसका पिता जो था उसका नाम था फिलिप। 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का ये शासक बनता है फिलिप, यानी सिकंदर के पिता। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी जाती है। ठीक है, अब फिलिप की हत्या हो गई तो उसके बाद क्या होता है, फिर सिकंदर राजा बनेंगे। तो सिकंदर जो थे वो किसका शिष्य था? अरस्तु का। ये कई बार पूछा गया है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। अब क्या होता है, सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। ठीक है, वितस्ता जो था वो झेलम का पुराना नाम था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से फिर इनकार कर दिया और सिकंदर जो था स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया था। ठीक है, जो युद्ध होता है वो झेलम के किनारे होता है, लेकिन झेलम से जब आगे बढ़ते हैं तो इसकी सेना व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर कह देती है कि भैया वहाँ आगे नहीं जाएंगे, और यहाँ से सिकंदर वापस लौटता है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में ही हो जाती है। सिकंदर का जो जल सेनापति था, ठीक है, उसका नाम था निर्याकस, यानी कि जो जल सेना थी उसका जो भी कंट्रोल करता था, उसको जो नियंत्रण करता था वो था निर्याकस। ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था बहु केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहु केफला नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब आपसे आ जाए बहु केफला नगर जो है वो किसके नाम पर बसाया गया है? तो सिकंदर के घोड़े के नाम पर बसाया गया है। अच्छा, हम सिकंदर की अगर एक बात करेंगे तो सिकंदर के बारे में एक बात प्रचलित है कि जब इसकी मृत्यु होने वाली थी तो उसकी 3 इच्छाएं थी कि मृत्यु मेरी जब हो तो उसके बाद ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए। तो इसकी पहली इच्छा क्या थी कि जो इसकी मृत्यु हो और इसको जो जनाजा निकलता है, यानी कि जो लेकर जाते हैं जब इनकी डेड बॉडी को, तो उस टाइम जो जनाजे को कंधा दें तो वो देंगे हकीम, यानी कि जिन्होंने सिकंदर का इलाज किया था। तो वो क्यों कहा था? क्योंकि उससे क्या होगा कि ये पता चल सके लोगों को कि जो आपका इलाज कर रहे हैं जो हकीम हैं वो भी मौत को नहीं हरा सकते। ठीक है ना, यानी मृत्यु जो है वो अटल है। तो पहला उसका ये इच्छा थी। दूसरी इच्छा ये थी कि वो जो रास्ता हो उसमें सारी दौलत बिछा दी जाए जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में कमाई है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? ताकि ये पता चले कि भाई आपकी जब मौत आती है या आपकी मृत्यु जब आती है तो कोई दौलत काम नहीं आती है और आप कुछ भी नहीं उसको लेकर जा सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या था? उन्होंने ये बताया, सिकंदर की ये इच्छा थी कि जो उनका जनाजा निकलेगा सिकंदर का तो वो हथेलियाँ जो हैं वो बाहर की ओर लटकाई जाएं, जिससे लोगों को ये पता चले कि जब इंसान धरती पर आता है तो वो खाली हाथ होता है, तो उसके बाद
जब वो जाता है तब भी वो खाली हाथ ही जाता है, वो कुछ भी नहीं ले जा सकता जो भी उसने दौलत कमाई थी। तो ये 3 इच्छाएं जो थी वो सिकंदर की थी। चलिए अब मौर्य साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो नंदवंश के बाद स्थापना होती है, यानी नंदवंश को हराकर, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं 345 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। जस्टिन जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, और ये जस्टिन जो था ये एक यूनानी लेखक था। ठीक है, उसके बाद विशाख दत्त, इनकी कृति जो है मुद्रा राक्षस कई बार आपसे पूछी जाती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि आशय निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है, तो वृषल शब्द का प्रयोग किया है कि अर्थात ये निम्न कुल में उत्पन्न थे। कई लोग कहते हैं जो मौर्य आया है वो मूरी से मौर्य आया है, और जो मूरी था वो इनकी माता का कुल था। ठीक है, घनानंद को हराने में चाणक्य जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। यही बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने, और इनकी जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। इसका संबंध राजनीति से है। ठीक है, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा, और चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। अब श्रवण बेलगोला के नाम से आपको ये याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, गोमतेश्वर में। ठीक है, और ये बाहुबली कौन थे? जो आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ऋषभदेव, उनके पुत्र थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, ठीक। तो अब अगर सेल्यूकस निकेटर की बात करोगे तो ये कौन था? ये सिकंदर का सबसे योग्य सेनापति था, और जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो भारत के जितने भी क्षेत्र थे जो उसने जीत रखे थे, विजित क्षेत्र जो थे, तो ये उनका उत्तराधिकारी बन जाता है। ठीक है, यानी फिर उसके बाद समझ लीजिए कि आप यहाँ के जो भी जीते हुए क्षेत्र थे उनका राजा बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है? शादी कर दी। अब युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार क्या होता है? 4 प्रांत थे आपके, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। ये किसको दे दिए गए? चंद्रगुप्त को। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब जैसे मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम हो गया इंडिका। तो कौन जो था वो कौन राजदूत है, कौन लेखक है, कौन वैद्य है, वो किसके दरबार में उनको संरक्षण था, ये आपको पता होना चाहिए, और किसने किसकी रचना की है। ठीक है, इंडिका आपकी बहुत पूछी जाती है। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, चलिए, तो अब होता क्या था फिर? जब सम्राट है वो जनता के सामने आए तो ऐसे अवसरों पर क्या हुआ? शोभा यात्रा निकल गई आपकी। फिर उसके बाद एक सोने की पालकी में उन्हें ले जाया जाता था। उनके जो अंगरक्षक होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो हैं वो पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, अब क्या होता था? राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ठीक है, अब तोते आ गए, अंगरक्षक भी हैं, महिलाएं भी हैं हथियारबंद। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता था ना कि राजाओं के खिलाफ कोई साजिश ना कर दे, उन्हें मार ना दे, तो इसलिए उस खाने को पहले चखा जाएगा। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की अगर बात कर लेते हैं तो पाटलिपुत्र क्या था? एक विशाल प्राचीर से घिरा था। प्राचीर का मतलब होता है 4 दीवारी, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल जो था वो काठ का बना था। ठीक है, स्पेसिफिकली इस चीज़ को ध्यान रखें कि राजा का महल पाटलिपुत्र में लकड़ी का बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। ठीक है, नक्काशी पत्थर की है लेकिन बना हुआ वो लकड़ी का है, काठ यानी कि लकड़ी। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, इनके बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है, बाकी चीज़ें, जब चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है
298 ईस्वी पूर्व। तो कहाँ होती है? श्रवणबेलगोला में। ये भी हमने पढ़ा था कि वो आखिरी समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चला जाता है, जहाँ पर बाहुबली की प्रतिमा है। नेक्स्ट अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, वो आपका बिंदुसार बनता है, ठीक है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो अब आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे, वैसे हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, मखली पुत्र गोसाल ने की थी। तो आजीवक संप्रदाय से देखिए क्या मतलब है। अगर हम ये कहें कि नास्तिकवादी या पहला या ठीक है या भौतिकवादी संप्रदाय, तो वो आपका आजीवक संप्रदाय था। अब नास्तिकवादी से मतलब क्या हो गया कि ये आपका दर्शन पर काम करेगा, यानी ये विचारों पर काम करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक देवी देवता या उस चीज को नहीं मानेगा, उसको हमने आजीवक संप्रदाय कहा। तो बिंदुसार ने इसको फॉलो किया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है, ठीक है। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे आता है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि वायु पुराण कौन से वंश से संबंधित। तो वायु पुराण की अगर आप देखिए बात करेंगे तो वायु पुराण जो संबंधित है वो गुप्त वंश से है। अगर मौर्य वंश की बात करेंगे तो मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? विष्णु पुराण, ठीक है। और मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पर वायु पुराण में जो बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, इसका जिक्र किया गया है। अब स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए भाई सिंहसेन किसको कहा, मित्रघात किसको कहा है। तो बिंबिसार और बिंदुसार में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना है। बिंदुसार के ही शासनकाल में तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला आप कहाँ, आपकी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। इसमें 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। अब एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I इससे क्या किया, मदुरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और ये पूछा जाता है कि बिंदुसार ने किससे प्रार्थना की थी ये सारी चीज़ें भेजने की। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है, ठीक है। और अब तारानाथ की अगर आप बात करेंगे तो ये एक बौद्ध लामा थे, और इनकी अगर रचना की बात करेंगे तो इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर इनकी रचना की है, ठीक है, जो पूछी जाती है। अब बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब बात करते हैं हम अशोक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में ये मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, ठीक है, और ये किसके अनुसार है? दिव्यावदान के अनुसार। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, ठीक है, महाजनपद हम पढ़ चुके हैं। और अगर इसकी राजधानी की बात कर लेंगे तो क्या थी? महेशमती, ठीक है। तो ये आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। अवंती आ रहा है, कौशल आ रहा है, क्या इनकी राजधानी थी? कौशल आ गया तो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो जैसे ही महाजनपदों के नाम आते हैं तो आपको राजधानियां याद आ जानी चाहिए। चलिए, मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम, ये जो अभिलेख है इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि अशोक कहाँ पे नाम मिल रहा है, प्रियदर्शी कहाँ पे मिल रहा है, देवनमपिया कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। या फिर ये कि अशोक को और किन नामों से जाना जाता है। तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिला जो है, वहाँ के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर जो है, उसके शिलालेख में अशोक के प्रस्तर यानी कि पत्थर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक मतलब राजा अशोक उल्लिखित है। तो अब राजा अशोक कहाँ उल्लिखित है? तो अगर आप बात करेंगे कहाँ पर, सीधे सीधे अगर आप जाएंगे तो कर्नाटक के कनगनहल्ली शिलालेख में। भाब्रू अभिलेख जो है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा है, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसली पर अधिकार कर लिया, और जिसका उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में
मिलता है। ठीक है, और इसके बाद ही क्या हुआ था कि यहाँ पर जब अशोक ने बहुत ज़्यादा हिंसा देखी और उसके बाद बौद्ध धर्म को अशोक ने स्वीकार कर लिया था। तो प्लीनी का कथन क्या है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी सेकंड, उसने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, किसने दीक्षा दी है किसको? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, ये आपको याद रखना है। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, फिर कल्हण के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मण धर्म, फिर राज तरंगिणी से हमें पता चला कि शैव धर्म, और निग्रोध का प्रवचन सुना तो फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म की लेकिन अपनाया, जो दीक्षा दी वो उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख, जो 14 शिलालेख हैं मुख्य, उनमें क्या क्या विषय दिए गए हैं ये देख लेते हैं। आपके मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछे जाते हैं। एक साइड आपके शिलालेख दे दिए जाएंगे और एक साइड विषय दे दिए जाते हैं। तो पहले शिलालेख की बात कर लेते हैं। इसमें आपका दिया गया है पशु बलि की निंदा। दूसरे की बात करेंगे तो मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। तीसरे की बात करेंगे तो राजकीय अधिकारियों को आदेश। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट में देखा जाएगा तो सीधा ये दिया जाएगा राजकीय अधिकारियों को आदेश। अब आदेश क्या है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएंगे और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, तो आप अगर तीसरा वैसे बेसिकली देखेंगे तो राजकीय अधिकारियों को दौरे पर जाने का आदेश, जिससे वो दौरा कर सकें कि जनता की क्या हालत है और उस पर फिर उस हिसाब से एक्शन लिया जा सके। अब चौथे की बात करेंगे तो इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार की घोषणा बेसिकली। पांचवे की बात करेंगे धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी धर्म के लिए अमात्यों या महामंत्रियों की नियुक्ति। छठे की बात करेंगे, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि खुद पर कंट्रोल करें। फिर 7वां और 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किसमें है? हो सकता है आपको दोनों दे दिए जाए, हो सकता है एक दे दिया जाए। फिर 9वें की बात करेंगे, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें की बात करेंगे, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो हो सकता है आपको सीधा ये दे दिया जाए कि 10वां क्या है? प्रजा के हित के बारे में। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है, यानी कि धर्म की व्याख्या। 12वां, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है, यानी कि महामात्र यानी कि मंत्री। सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। फिर 13वें की बात आती है, अभी हमने देखा था कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है जहां भी उसने धर्म का प्रचार किया है, धर्म के प्रचारक भेजे थे। और ये राजाओं की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए कभी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका एक हो गया एंटियोकस, कि इनमें से कौन था या कौन नहीं था। एंटियोकस सेकंड, ये था सीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है फिलाडेल्फस, ओलेमी सेकंड। ठीक है, तो ये आपका होता है इजिप्ट का। ठीक है, ये सीरिया, ये इजिप्ट यानी कि मिस्र। उसके बाद आपका होता है एंटीगोनस, ये आपका था मकदूनिया का राजा। फिर मागस सीरिन। ठीक है, और फिर उसके बाद मिलता है अलेक्जेंडर, ये था एपिरस का। ठीक है, इन 5 राजाओं का उल्लेख कहाँ से मिलता है आपको? 13वें शिलालेख से। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, किसमें? 14वें शिलालेख में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। ठीक, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु, अभी हमने बात की थी आजीविकों की, बराबर की पहाड़ियों, बराबर कहाँ पर है? ये आपकी बिहार में है, ये गया जी से थोड़ी दूरी पर है। ठीक है, जहानाबाद जो जगह है उसके पास 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, अशोक का जो पौत्र था दशरथ, उसने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को
आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में आपको कौन कौन सी लिपि मिलती हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख आपका शहबाजगढ़ी में है और मनसेरा पाकिस्तान। ठीक है, और शेष जो भारत है वहाँ से आपको मिलती है ब्राह्मी लिपि के अभिलेख। चलिए, तो खरोष्ठी लिपि जो है वो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। आपसे पूछे जाए कि इनमें से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो वो है आपकी खरोष्ठी लिपि। अशोक के शिलालेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है शिलालेख, एक स्तंभ लेख और एक गुहालेख। शिला यानी कि पत्थर पे लिखे हुए, स्तंभ यानी कि स्तंभों पे, खम्भों पे लिखे गए, और गुहालेख का मतलब है जो गुफाओं में लिखे जाते हैं। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो खोज जो है वो फैनथेलर की है और जो पढ़ा है सबसे पहले सफलतापूर्वक वो जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए, तो अब अशोक का देखिए साम्राज्य जो फैला हुआ था उसमें अगर उत्तर की बात करेंगे, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत जो था ईस्टर्न, वहाँ की हो गई आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अशोक के 7 स्तंभलेख ऐसे हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये अलग अलग स्थानों से आपके प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। पहला आता है प्रयाग स्तंभलेख। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था और फिर इसे अकबर ने कहाँ क्या कर दिया? इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। दिल्ली की बात करेंगे, टोपरा है। यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के साथ टोपरा से दिल्ली लाया गया। मतलब जहाँ भी स्तंभलेख थे वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह रख दिए गए। तो पहले कौशाम्बी था लेकिन इलाहाबाद के नाम से इसका नाम प्रयाग स्तंभलेख हो गया। उसके बाद दिल्ली मेरठ, पहले ये मेरठ में स्थित था और फिर उसके बाद फिरोज शाह द्वारा ये दिल्ली ले आया गया। तो फिलहाल फिरोज शाह जो था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कौन कौन से शिलालेख जो थे उनको लेकर दिल्ली आ जाता है, तो एक आपका टोपरा है और एक मेरठ है। रामपुरवा यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। ठीक है, उसके बाद आपका लौरिया अरेराज आ जाता है, ये चंपारण बिहार में है। दूसरा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो लौरिया जो है वो दोनों बिहार में, एक अरेराज और एक नंदनगढ़। ठीक है, अभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि मोर का चित्र किस पे है, तो लौरिया नंदनगढ़ पे। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अशोक की रानी थी करुवाकी, ठीक है, इन्होंने इस स्तंभलेख के लिए इन्होंने दान दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बात चल रही है ये प्रयाग स्तंभ की बात चल रही है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, क्योंकि कौशाम्बी को बाद में प्रयाग या इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक, और 7वें में अभी हमने देखा था 7वें और 8वें में क्या है? तीर्थ यात्राओं का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभलेख है वो रुम्मीदेई है। रुम्मीदेई को हम लुम्बिनी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं और लुम्बिनी आपका कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, इसी में लुम्बिनी में क्या है? धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था। कई टाइम आपसे पूछा हुआ है कि अशोक ने भू राजस्व की दर को घटाकर कितना कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो था उसको माफ कर दिया गया था। चलिए, अब बात करेंगे अगर महास्थान। महास्थान कहाँ है? आपका बांग्लादेश। वर्तमान बांग्लादेश की बात हो रही है। तो यहाँ से प्राप्त 100 गोरा का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ताम्रपत्र यानी कि जो तांबे से बना हुआ है, तांबे के पत्र से, उसमें मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप, उसके समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए जो विवरण किया जाता था, जो भी राहत कार्य किए जाते थे उसका विवरण प्राप्त है। ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख जो है उसमें एक घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना यानी कि जो कंधार का अभिलेख है उसमें ग्रीक और अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जाखा चाप रखा जाता था। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री या पुरोहित बनाए जाते थे, पूजा पाठ पुरोहित से संबंधित है,
ठीक है। और ये जो जांच परख होती थी इसको हम उपधा परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या होती थी 12, 16 या फिर 20। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र कहा जाता था। अभी कई बार ये नाम आ चुका है। और इनकी जो संख्या होती थी वो 18 होती थी। ठीक है। मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं वो 12, 16 या 20 हैं और महामात्र जो है वो 18 है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो थी वो 5 थी, जो कि हम अभी देख चुके हैं। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, राष्ट्र, कलिंग और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत। ठीक है। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के जो प्रशासक थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र, ठीक है, या फिर राष्ट्रिक कहा जाता था। ठीक है। तो अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मतलब किसको क्या कहा जाता था, ठीक है, या किसका क्या कार्य होता था। तो मंत्री कौन होता था? आपका प्रधानमंत्री का कार्य। पुरोहित जो है वो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हो गया। ठीक है। जिनको बहुत जांचा परखा जाता था, अभी हमने देखा था। और जो जांच परख का परीक्षण था उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। सेनापति हो गया आपका सैन्य विभाग। युवराज आपका राजपुत्र। जो दौवारिक है वो है आपका राजकीय द्वार रक्षक। तो अब देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे कि एग्जाम में होता क्या है कि आपको मैच द फॉलोइंग या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है जो कि मैच नहीं कर रहा हो। जैसे पुरोहित आपको समझ में ही आ जाएगा, सेनापति आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे दौवारिक है इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो ऐसे शब्दों को आप ध्यान रखें। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। ठीक है। अंतःपुर क्या होता है आपका? जहाँ आपकी रानियां वगैरह निवास करती हैं। ठीक है। राजाओं की जो रानियां जिस जगह पर रहती थी उसको अंतःपुर कहा जाता था। उसके बाद समाहर्ता यानी कि आय का संग्रह करता। ठीक है। आय जो भी हो रही है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। ठीक है। प्रवेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यावहारिक आपका प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। फिर आपका कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। कर्म से उद्योग और कारखाने। मंत्री परिषद अध्यक्ष। फिर आपका दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दंडपाल क्या है? सेना का सामान एकत्र कर रहा है। दंडपाल आपका प्रहरी नहीं दिखाया गया है। दुर्गपाल जो है वो दुर्ग के रक्षक है। ठीक है। अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। ठीक है। सीमावर्ती यानी कि जो बॉर्डर पर आपके किले होते थे। तो प्रांतों का विभाजन देखिए विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। ठीक है। विषय हो गया उसका जो अधिकर्ता हो गया वो आपका विषयपति हो गया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हो गई, इसका मुखिया ग्रामीक हो गया। प्रशासकों में 10 सबसे छोटा गोप जो था उसको 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो अब देखिए मेगास्थनीज के अनुसार क्या होगा? नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब प्रशासनिक समितियां देख लेते हैं और उनके कार्य देख लेते हैं। प्रथम जो होती थी वो उद्योग एवं शिल्पकार। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण। ठीक है। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और षष्ठ है आपका, षष्ठ यानी कि छठवां, बिक्री कर वसूलने का अधिकार, या फिर जो भी काम करती थी वो बिक्री कर को वसूल करना। बिक्री का मतलब होता है सेल्स टैक्स। ठीक है। उसको वसूल करना। तो अब देखिए बिक्री कर यानी कि जो सेल्स टैक्स होता था उसके रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, यानी 1/10 हो गया। ठीक है। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कि जो इसकी चोरी करते थे, करप्शन करते थे, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, देखिए बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जा रहा है। ठीक है। राजस्व कर पर 1/8 जो था वो दर घटाकर 1/8 कर दी गई थी। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ठीक है। तो मार्ग निर्माण अधिकारी किसे कहते थे? एग्रोनोमोई को। जस्टिन अभी हमने बात की थी, यूनानी लेखक थे। इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही यानी कि घोड़ा जो चलाते हैं वो सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। ठीक है। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने जो पश्चिमोत्तर भारत है, ठीक है, पश्चिमोत्तर यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है,
उसको सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने, आपने देखा था ना अभी, उसने कंधार और ये सारे जो क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र जो थे वो ले लिए थे दहेज में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लिटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही होते थे, 30,000 घुड़सवार होते थे और 9,000 हाथी होते थे। ये वैसे जनरली आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बट दिमाग में रखें। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, जिनके बारे में अभी हमने देखा है। ठीक है, अभी हमने 6 समिति देखी थी। जो उद्योग था, विदेशियों से ले सकते, जनमन का वर्णन, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण, फिर उसके बाद आपका सेल्स टैक्स। तो ये सारी आपकी समितियां थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य यानी कि मंत्री के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया जाता है। ठीक है, जैसे गूढ़ कहते हैं ना, गूढ़ यानी कि जो आपको पता ना हो, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। ठीक है, तो गुप्तचर में भी देखिए 2 चीजें हैं, गूढ़ पुरुष हो गया और संस्था। ये आपको ध्यान रखना है कि गूढ़ पुरुष कहाँ गुप्तचर को कहेंगे अर्थशास्त्र में, और जो एक ही स्थान पर रहकर काम करेगा उसे संस्था कहा जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है, तो संचार आप समझ सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे टेलीफोन को कह देते हैं दूर संचार, दूर से बात होना, यानी कम्युनिकेशन का जो जरिया है, दैट इज कॉल्ड संचार। तो अब बात कर लें तो सैन्य समिति एवं उनके कार्य। ठीक है, प्रथम जो थी, तो इसमें भी देखिए आप 6 समितियां हैं आपकी यहाँ पर। प्रथम हो गई जल सेना की व्यवस्था करने वाली, द्वितीय हो गई यातायात एवं रसद की व्यवस्था करने वाली, तृतीय हो गई आपकी पैदल सैनिकों की देखभाल करने वाली, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना, पंचम आपकी गज सेना यानी हाथियों की, और षष्ठ हो गई आपकी रथ सेना। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय जो होते थे, जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट, उनके न्यायाधीश जो होते थे उसको राजुक कहा जाता था। ठीक है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप टेबल बनाकर इसको कर लें, अदरवाइज मैं आपको किसी वीडियो में ही करा दूंगी। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। ठीक, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से? दार्शनिक यानी कि जो फिलोसफर होते हैं, किसान हो गए आपके, अहीर हो गए, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवतक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ। ठीक है, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की और मगध पर फिर शुंग वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, तो ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक वृहद्रथ है, इसको आप हर्यक वंश से पहले जो वृहद्रथ वंश था उससे लिंक ना करें। ठीक है, ये मौर्य वंश का अंतिम है और वो वृहद्रथ वंश का प्रथम था। अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में था। ठीक है, तो ये जो विहार की बात हो रही है, ये जो बौद्ध मठ होते हैं जहाँ पे भिक्षु निवास करते हैं, तो भिक्षुकों के निवास स्थान जो होता है उसको विहार कहा जाता है। चलिए, तो अब इसके आगे मौर्य वंश की बात हमारी हो चुकी है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हम ब्राह्मण साम्राज्य की बात करेंगे। कुछ ऐसे वंश रहे जो ब्राह्मण साम्राज्य के थे। तो शुंग एवं कर्ण वंश की बात करेंगे तो पहला पुष्यमित्र शुंग की बात हो रही थी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो वृहद्रथ था उसकी हत्या कर दी, और वो फिर वहां पर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ये ब्राह्मण जाति का था और शुंग वंशों ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया था। ठीक है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर जो था उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो ये भरहूत आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और वासुदेव ने करके क्या हुआ? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो वासुदेव कर्ण ने स्थापना की और कर्ण वंश का अंतिम शासक जो था वो सुशर्मा हुआ। अब सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। देखिए, शिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में फिर इसने क्या किया?
सुशर्मा की हत्या कर दी। जाहिर सी बात है जो अगला राजवंश बन रहा है वो पिछले में जो आखिरी है उसकी हत्या कर रहा है और फिर स्वयं का राजवंश स्थापित कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके सातवाहन वंश की स्थापना होती है। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, और इसका वर्णन जो हमें मिलता है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। ठीक है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो थे वो आपके शिमुख हो गया, शातकर्णी हो गया, गौतमी पुत्र शातकर्णी हो गया, वशिष्ठी पुत्र हो गया, पुलुमावी हो गया और यज्ञश्री शातकर्णी हो गया। ठीक है, शातकर्णी में भी आप शातकर्णी है, गौतमी पुत्र शातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र है और यज्ञश्री शातकर्णी है। शातकर्णी ने फिर 2 अश्वमेध यज्ञ किए। देखिए अब ये ब्राह्मण साम्राज्य चल रहा है तो ठीक है, तो यज्ञ की बातें चलेंगी। एक राजसूय यज्ञ किया था। यज्ञ कौन होता है ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। सातवाहन शासकों ने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने वृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसे में सर्वाधिक पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो सातवाहनों की सबसे ज्यादा किसमें किया था वो सीसा यानी कि लेड। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस सीसे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। जाहिर सी बात है कि ये ब्राह्मण साम्राज्य के हैं तो उन्हें ये सम्मान देंगे। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है वो सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और ये नानाघाट आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में, पुणे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख मिलता है कि आपने अश्वमेध यज्ञ दिया और दान में एक गांव पूरा दे दिया। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक या मात्र संतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम है। देखिए गौतमी पुत्र, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक है, तो मात्र संतात्मक जो ढांचा है उसका आभास मिलता है क्योंकि माताओं के नाम पर है, लेकिन जो राजा बनेगा वो पुत्र ही बनेगा। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि गौलमिक क्या है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम करता था या ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक हो गया। ठीक है, किसके साम्राज्य में? सातवाहन शासकों के। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां जो है वो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास। शातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। और अब देखिए दक्षिणापथ की अगर आप बात करोगे तो दक्षिणापथ का मतलब क्या है कि जो हमारा विंध्य पर्वत है, ठीक है, उसके दक्षिणी ओर का जो क्षेत्र है उसको हम दक्षिणापथ यानी कि सदर्न मोस्ट जो सदर्न रीजन उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं ने क्या किया था? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ये दक्षिण में है काम कर रहे हैं और उत्तर भारत में जो उत्तर भारत के राज्य हैं तो ये बीच में सेतु हो गए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेदी राजवंश। ये कहाँ था? आपका कलिंग में। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये किसका था? खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। किस वंश का? चेदी राजवंश का। तो ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करा और ये उदयगिरी आपका कहाँ पर हो गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमारे मगध साम्राज्य के उदय का थ्योरेटिकल सेक्शन था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। हर्यक वंश में किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ठीक है, अजातशत्रु को कुणिक कहते थे। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। ठीक है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? काकवर्ण के नाम से जाना जाता था, इसे हम कालाशोक कहते थे। ठीक है, और इस समय जब द्वितीय संगीति हुई थी तो उस समय अध्यक्ष कौन था? सबाकामी।
323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में। उसके बारे में अभी मैंने पूरा आपको बताया। सिकंदर महान एवं पोरुस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम के। ठीक है। और कहाँ से जो सिकंदर की सेना वापस लौटी थी, किस नदी से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। आखिरी जो राजा था वो था घनानंद, और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता था? वो घनानंद को कहा जाता था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? ये ईरानियों के द्वारा। हाइडेस्पीस या वितस्ता, आधुनिक झेलम, इसका युद्ध किस शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। अब सूची को सम्मिलित कर लेते हैं। देखिए, हर्यक वंश किससे संबंधित है? बिंबिसार। ठीक है, देखो हसी, ठीक है, और विषेम। ठीक, फिर आपका कालानुशोक जो था वो किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। महापद्मनंद आपका नंद वंश, और बिंदुसार हो गया आपका मौर्य वंश से संबंधित। ठीक है, तो आपका वही 1, 2, 4 और 3। ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन द्वारा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो आपका घनानंद हो गया। और देखिए, यहाँ अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो लड़ाई थी वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से हुई थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सिकंदर का अगर समकालीन आएगा तो आप अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ तो घनानंद आएगा। ठीक है, क्योंकि घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बने हैं। ठीक, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। तो प्रद्योत है आपका अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और अजातशत्रु मगध। ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। कहाँ पर? कलिंग में। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गण राज्य के साथ युद्ध चलता रहा? वज्जी सिंह। ठीक है, वज्जी वैशाली। ठीक है, और वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी कि ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था, तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ठीक है, तो वो अजातशत्रु हो गया, क्योंकि अजातशत्रु का इससे हमेशा युद्ध चल रहा है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन हो गया? घनानंद। किसके समकालीन हो गया? सिकंदर के। ठीक है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ आपका शुरू? 600 ईसा पूर्व। निम्न राजाओं पर विचार करिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजित थे, और बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवध जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में इसमें कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ठीक है, जो कि जरासंध का पिता था। ठीक है, तो ये ठीक है आपका। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला, और एक राट की उपाधि इसने धारण की थी। ये भी बिल्कुल सही है। गिरिव्रज, फिर राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर कौन से राजवंशों का शासन में से एक का शासन था? नंद वंश। ठीक है, घनानंद उसका समकालीन था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन
उग्रसेन का मतलब था भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, महापद्मनंद को। ठीक है। डेरियस या दार्य बाहु 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया गया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला एक इतिहासकार नहीं है? तो वो है हेरोडोटस। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावाली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीन की हत्या की थी? उसका नाम था अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो कारुबाकी थी। और अभी हमने देखा भी था कि वो जो प्रयाग वाला शिलालेख है उसको हम रानी का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसने उसके लिए दान किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? वो है अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादशी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान से निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध, क्योंकि वो स्तूप है और स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। किससे दीक्षा ली थी? भद्रपाहु से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। तो किस वंश का है? हर्यक वंश। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में जो दुरभिसंधियां थी उनके बारे में। ठीक है। अच्छा, दुरभिसंधि से मतलब क्या है? दुरभिसंधि से मतलब है, देखिए, संधि यानी कि आपका एग्रीमेंट। तो ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें निभाना असंभव के बराबर ही हो, मतलब असंभव नहीं है तो मुश्किल तो है ही। ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने। ठीक है। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है। ठीक है। ये सारे हैं आपके गिरनार हो गया, कंधार हो गया, टोपरा हो गया। टोपरा और मेरठ का हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक उसको दिल्ली ले आया था। अर्थशास्त्र का लेखक उसके समकालीन था चंद्रगुप्त के। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है आपके? कौटिल्य। और कौटिल्य किसके समकालीन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका हो गया। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। अभी दुरभिसंधि की बात हो रही थी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। और इसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। ठीक है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। ठीक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। ठीक है। पाटलिपुत्र को वह स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः काय का बना हुआ था? काठ का। ठीक है। और उस पर जो नक्काशी थी वो किसकी थी? पत्थर की थी। बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। और इनका निर्माण अशोक ने कराया था। बराबर की जो गुफाएं थी उनका निर्माण। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ। और ये है कहाँ? राजस्थान में, जयपुर में। और अगर जयपुर में भी आप बात करेंगे तो जयपुर का विराटनगर में। ठीक है। चलिए अब मिला लेते हैं किसका क्या नाम है। तो चंद्रगुप्त की बात करेंगे। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस की उपाधि दी गई थी। ठीक है। बिंदुसार की अगर आप बात करोगे, बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अशोक को पियदस्सी। ठीक है, देवनाम पिय। उसके बाद चाणक्य, विष्णुगुप्त।
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मौर्य वंश। ठीक है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, उसका नाम है कालसी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस अभिलेख में है? 13। ठीक है, 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। ठीक है, और फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? कि उन्होंने विकास किस किस चीज़ का किया था? संस्कृति, कला, साहित्य। फिर उसके बाद सोने के सिक्के का नहीं किया था। प्रांतीय विभाजन हुआ, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। और देखिए, सोने के सिक्के की बात आएगी तो अब हम आगे कुषाण वंश पढ़ेंगे तो वहां आपके सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलेंगे। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अब इसको पढ़ना कैसे है ये मैंने आपको बताया था तरीका, कि क्योंकि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो क्यों जोड़ा था उसने? क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए अशोक ने कलिंग को क्या किया? उस पर विजय प्राप्त करके उसको मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, जिससे कि हमारे स्थलीय और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रहे। मैंने आपको बताया था असर्शन रीजन को हमें कैसे पढ़ना है। अगर हम यहाँ से क्योंकि करके चलें और इसमें हम इसका इसलिए आंसर देखें, ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ए और आर दोनों सही होते हैं। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वो कौन कौन से हैं? 2 और 13। नेक्स्ट देखिएगा कि देखिए एक ये तरीका है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रयास किया था। तो क्योंकि उसने समता के विचारों का प्रयास किया इसलिए जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो आपके असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और वो सही व्याख्या आपका रीजन करता है। निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो वो आपका मास्की में मिलता है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्मक अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किया गया उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। ठीक है, तो अब देखिए पांडुरंजित मतलब पांडु से मतलब देखिए पीला कलर हमने देखा था, हल्का पीले की बात करेंगे तो रंजित मतलब रंगा हुआ। बालुकाश्म का मतलब होता है बलुआ पत्थर। ठीक है, जिसे बालुकाश्म कहते हैं, बलुआ पत्थर। और इसको और अगर आप समझना चाहेंगे तो सैंडस्टोन। ठीक है, अच्छा, और अगर यहीं पर आप सैंडस्टोन की बात करेंगे तो ये किस प्रकार की चट्टान है? ये एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, आपसे आग्नेय और अवसादी दो तरीके की आपकी चट्टानें होती हैं। अवसादी यानी कि जो अवसादों से मिल मिलकर बनती है, ठीक है, और आग्नेय यानी कि जो आपका ज्वालामुखी का लावा होता है उसका अंदर और बाहर जमा होने से जो चट्टानों के निर्माण होते हैं वो आपकी आग्नेय होती है, अग्नि से आग्नेय। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज जिसकी बुक है इंडिका। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस I से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? ये आपका बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग चढ़ाई के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपका 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में। पृथक का मतलब होता है अलग। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यह आपका कलिंग का जो पृथक शिलालेख है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह है आपका छठे शिलालेख में। ठीक है, जिसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम
बताता है। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे का क्रम। तो ये है आपका प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। ठीक है। विष्टि का क्या मतलब था मौर्य काल में? बेगारी। बेगारी यानी कि जो निःशुल्क श्रम होते हैं उसको बेगारी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। इसमें है ना पैसा वैसा दिया नहीं जाता है और आप इनसे बोझा उठवाने का और ये सब काम करवाते हैं, और जिसमें मजदूर की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, उसको हम बेगारी कहते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त? अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ये मिलता है आपका महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। तो ए और बी दोनों को भेजा था। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान में जो अभिलेख है, एवं शाहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ से बृहद शिलालेखों के किस लिपि के प्रयोग किया गया है? यह है खरोष्ठी लिपि। कहाँ से? अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये शर ए गुना यानी कि कांधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। ठीक है। तो 4 तो आपके ये हुए। अच्छा, राजा को देखिए स्वामी भी कहा जाता था, हो सकता है कि स्वामी आ जाए। क्षेत्र को आपको जनपद भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपका प्रशासन हो गया, उसका कोश हो गया। ठीक है। फिर आपका मित्र होता था, दुर्ग होता था। ठीक है। और उसके बाद दंड। ये 7 होते थे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस, डीमेकस भारत आया था? और बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? यह आपका है गुर्जरा में। ठीक है। तो ये था आपका मगध साम्राज्य, जो कि आज हमने ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर से कंप्लीट किया है। होपफुली आपको इससे कुछ सीखने को मिले होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।